हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, विंड सिस्टम। यानी हमारे पृथ्वी पर जितनी भी हमारी पवनें चलती हैं, उन पवनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पृथ्वी के सतह पर कितने तरह के विंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग विंड का क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी विंड को हम लोग क्या करते हैं, इसे क्या करेंगे, अब ऐसे करके क्लासिफिकेशन करके क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जो हमारे विंड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, यानी पवने कितने तरह की होती है, उसे क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो हमारा विंड होता है वो 3 तरह का होता है। अब इन 3 तरह में कौन कौन से हमारे विंड आते हैं, उनको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला विंड होता है वो हमारा कौन सा विंड होता है, सरफेस विंड होता है। यानी इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सतही पवन बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सतही पवन को भी क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक इसमें आ जाता है आपका परमानेंट विंड, यानी ऐसी पवन है जो कि हमारे पृथ्वी के सतह पर एकदम लगातार, मतलब परमानेंट चलती है। ठीक है, और फिर दूसरा क्या आ जाता है, लोकल विंड, यानी स्थानीय पवन। इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, स्थानीय स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। ठीक है, और इसे अस्थाई पवन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अस्थाई अस्थाई पवन, अस्थाई पवन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आपके विंड है वो 3 तरह के होते हैं। एक आपका सरफेस विंड होता है, जिसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका परमानेंट विंड, यानी ऐसी पवन है जो कि हमारे पृथ्वी सतह पर हमेशा चलती है, उसको परमानेंट विंड कहते हैं। इस परमानेंट विंड को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी इस परमानेंट विंड में अब हमारे कौन कौन सी पवनें आती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस परमानेंट विंड में आपके 3 तरह के विंड को हमें पढ़ना है। मैम हमारा सबसे पहला विंड कौन सा हो जाएगा, आपका व्यापारिक पवन हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड कौन सा पवन हो जाएगा, मैम हमारा पछुआ पवन हो जाएगा। पछुआ पवन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेस्टर्लीज विंड बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारा थर्ड कौन सा हो जाएगा, मैम हमारा थर्ड हो जाएगा ईस्टर्लीज विंड। ईस्टर्लीज विंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्वा पवन। ठीक है, इसे यहाँ पे हम हिंदी में इसका हिंदी लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसे बोलेंगे व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। ठीक है, और इसे बोलेंगे पछुआ पवन, पछुआ पवन, और इसे बोलेंगे पूर्वा पवन। ठीक है, पूर्वा, पूर्वा हवा आपने सुना होगा। ठीक है, पूर्वा पवन, पछुआ पवन, पूर्वा पवन। व्यापारिक पवन क्या होता है, किन अक्षांशों के बीच में यह प्रवाहित होता है, उसे समझेंगे। ठीक है, तो परमानेंट विंड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसको हमने देख लिया। अब हमारा आता है लोकल विंड, यानी स्थानीय पवन। जो आपने सुना होगा, चिनुक होता है, फौन होता है, ये सारी पवनें क्या होती हैं, हमारी स्थानीय पवन होती है। स्थानीय का मतलब क्या हो गया, ऐसी पवनें जिनका जो प्रभाव क्षेत्र होता है बहुत कम होता है। जैसे चिनुक होता है तो उसका प्रभाव हम लोग केवल रॉकी पर्वत के कुछ हिस्सों में ही देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 तरह का होता है, एक आपका गर्म स्थानीय पवन होता है और एक आपका ठंडी स्थानीय पवन होता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आ जाता है आपका विंड में सीजनल विंड। नाम से ही पता चल रहा है, मौसमी पवनें जो कि क्या चलती होगी, आपके मौसम के अनुसार चलती होगी, उसे क्या बोलते हैं, मौसमी पवन बोलते हैं। ठीक है, इस मौसमी पवन में हम लोग 2 तरह के विंड को पढ़ने वाले हैं। पहला आपका मानसून होगा, यानी मानसून के बारे में बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसका हम लोग जानकारी क्या करेंगे, इस चैप्टर में लेंगे। और जो आपका मॉनसून है वो तो अलग से चैप्टर ही है। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग हिंदी इसका लिख सकते हैं, इसे समीर बोलते हैं। ठीक है, इसे समीर बोलते हैं। अब जो हिंदी मेरे को लगता है कि इसका जरूरी है, हम आपको लिख के बता रहे हैं। ठीक है, ब्रिज को समीर बोलेंगे। तो सीजनल विंड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, मॉनसून, ब्रिज। फिर एक हमारा विंड आता है अपर एयर वेस्टर्लीज। ये विंड का नाम थोड़ा सा आप सभी ने हो सकता है कि नया बार सुना होगा या पहली बार सुना होगा, मतलब नया का मतलब पहली बार। ठीक है, तो इस अपर एयर वेस्टर्लीज का मतलब क्या हो गया, इसमें भी हम लोग 2 तरह के विंड को पढ़ने वाले हैं। एक तो हो जाएगा आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड, एक आपका कौन सा हो जाएगा, जियोस्ट्रॉफिक विंड हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, आपका जेट स्ट्रीम हो जाएगा। पहला जियोस्ट्रॉफिक, दूसरा जेट स्ट्रीम। तो आपको विंड पता चल गया कि मैम सबसे पहले हम लोग सरफेस विंड को पढ़ने वाले हैं।
सरफेस विंड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परमानेंट विंड, लोकल विंड। परमानेंट विंड में हमें कौन कौन से पवनों को पढ़ना है, तो ट्रेड विंड के बारे में पढ़ेंगे आज, व्यापारिक पवन के बारे में पढ़ेंगे, पछुआ पवन के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वा पवन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने व्यापारिक पवन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है, ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। ये जो व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, पूर्वा पवन है, थोड़ा सा इसे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड बोलेंगे, ठीक है। तो अब इस व्यापारिक पवन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ग्लोब पर देखेंगे, यानी जो हमारी पृथ्वी होती है उस ग्लोब पर इसे देखेंगे कि व्यापारिक पवनों का प्रभाव हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तब इसके बारे में जो भी नोट्स होगी इससे इम्पोर्टेंट उसे क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पहले हमारे साथ क्या कीजिएगा, आप सभी लोग एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें क्या है, जरूरत है, क्योंकि हमें देखना है कि जो हमारा ट्रेड विंड होता है वो हमारे किन अक्षांशों के बीच में प्रवाहित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया सर्कल, ठीक है मैम, ले लिया, और इसके बीचों बीच से क्या जा रही है, हमारी इक्वेटर जा रही है, यानी विषुवत रेखा, जो कि हमारे पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, ठीक है। ये सबको पता है। और इससे पहले क्लास में हमने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट यानी वायुमंडलीय दाब पेटियां पढ़ाया था, जो कि 7 तरह का होता है। जिनको वायुमंडलीय दाब मतलब अच्छे से उनका स्पष्ट रूप से क्लियर होगा, वह क्या होंगे, इस विंड सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ में आए समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि हमारे 0 से आपके 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, फिर से बता दे रहे हैं 10 डिग्री साउथ वाले बीच के क्षेत्र को हमने कौन सा प्रेशर बेल्ट नाम दिया था, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी बोला था, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि हमारे 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जो हमारा मतलब प्रेशर बेल्ट पाया जाता था वो कौन था, तो आपका उपोष्ण उच्च दाब की पेटी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं उपोष्ण उच्च दाब, ठीक है। तो अब हमें इसी को समझना है, जैसे हमने नॉर्थ में लिखा वैसे हमें क्या करना है, साउथ में भी लिखना है। 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी पाया जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है मैम, हमें देखना है हमारे ट्रेड विंड का डायरेक्शन, और हमें अक्षांश देखना है कि ये जो हमारा ट्रेड विंड है वो हमारे किन अक्षांशों के बीच में प्रवाहित होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड विंड का डायरेक्शन देखते हैं, तो जो आपका ट्रेड विंड है ना, आपका कैसे चलता है, तो यह हमारे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलता है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होता है, जो मैंने आपको बताया। अब उसे मैं डायग्राम में बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलता है, यह हमारा उपोष्ण उच्च दाब की पेटी हो गया 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का, ठीक है। और यह विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होता है, आपका प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब जैसे मैंने ऊपर बनाया है, यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकला और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित हो रहा है, वैसे आपको नीचे भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ये उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, और नीचे से हमें क्या करना है, उसी तरह इसको बनाना है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपके व्यापारिक पवनों का क्या हो जाता है, क्षेत्र हो जाता है और डायरेक्शन हो जाता है। हमने देखा कि जो हमारी ट्रेड विंड होती है वह हमारे पूर्व से लेके पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये वाला हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया और ये वाला वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी व्यापारिक पवन है वह हमारे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकल रही है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसी को अब हमें क्या करना है, इसी को हमें क्या करना है, लिखना है। इधर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नोट्स बनाना है मेरे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा
कि यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है तथा अब इस यहां से निकल के किस तरफ प्रवाहित हो रही है, तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तथा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। ठीक है, होती है। ये बात आपको पता चल गया कि मैम जो हमारी ट्रेड विंड होती है वो सबसे पहले तो आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और आपके विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, आपकी प्रवाहित होती है। ये मैम हमको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो आप लोग इमेज में साफ साफ देख सकते हैं कि जो इसका डायरेक्शन होता है यह पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें तो देखने वाली चीज है ना, कुछ हमने इमेजिनरी करने के लिए काल्पनिक बातें थोड़े ना बोला कि हाँ ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बस देख लो लिख लो। ठीक है, हमने देखा है मैम यहाँ पे ग्लोब पे कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि यह पूर्व से पश्चिम की ओहो ये दोनों एक में हो गए। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। अब ये तो हमने जान लिया इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसके हम लोग विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि जो हमारी व्यापारिक पौने होती है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो देखिए अगर इसके विशेषताओं के बारे में मैं अगर बात बताऊं तो जो हमारी व्यापारिक पौने होती है ये सामान्यतः क्या करती है, वर्षा नहीं कराती। मैंने जनरली बोला है। ठीक है, कभी कभी वर्षा कराती भी है। तो अब हमें यही देखना है कि जो हमारी व्यापारिक पौने है वो कब वर्षा कराती है और कब वर्षा नहीं कराती है। ठीक है, तो देखिए वर्षा कराने के लिए क्या जरूरी होता है कि जो हमारी विंड हो वो ऊपर की तरफ क्या होके राइज करे, तभी तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मैम हमारी ट्रेड विंड है ना वो हमारे नीचे की तरफ क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है। तो जब नीचे की तरफ पवन आ रही है तो यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, नहीं होगा। तो जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वर्षा भी नहीं होगा क्योंकि बादल का निर्माण ही नहीं होगा, मतलब बादल का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या कहा, यह सामान्यतः होता है, लेकिन कभी कभी हमारी जो व्यापारिक पौने होती है वो वर्षा कराती भी है। तो अब हमें वही जानना है कि कैसे हमारी व्यापारिक पौन वर्षा कराती है और कैसे नहीं कराती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखना है कि यह सामान्यतः वर्षा नहीं कराती है। अब पता चल गया ना क्यों नहीं कराती है, क्योंकि यह नीचे की तरफ आ रही है। जब वर्षा होने के लिए क्या चाहिए, तो कोई पवन हमारा ऊपर की तरफ उठता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, तभी वर्षा होता है। लेकिन हम लोग व्यापारिक पवन को क्या देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या लिखना है मैम, तो यह सामान्यतः वर्षा नहीं कराती है, नहीं कराती है। परंतु जब यह क्या करती है, किसी ओशियन को पार करती है तो क्या करती है, आर्द्रता को ग्रहण करती है और हमारे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मूसलाधार वर्षा कराती है। लेकिन जैसे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जाती है यह आर्द्रता खो देती है और वर्षा नहीं कराती है। यही कारण है कि आपको जो अधिकांश मरुस्थल होते हैं वो आपके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। जैसे आपका भारत का क्या हो गया, थार डेजर्ट राजस्थान के पश्चिमी भाग में। ठीक है, जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो जो मैंने आपको बातें बताया कि हमने क्या कहा, ओह हमने क्या कहा भाई, इसे एक बार इमेज से समझते हैं। ठीक है, हमने कहा कि यह सामान्यतः वर्षा नहीं कराती है, परंतु यहाँ पे पहले लिख देते हैं। ठीक है, परंतु
जब कभी यह किसी ओशियन को पार करती है, किसी ओशियन, ओशियन मतलब सागर या समुद्र, ठीक है, ओशियन को पार करती है, ओशियन को पार करती है। तो अब तो के बाद हमें थोड़ा सा इमेज को समझना होगा, तभी आपको जो मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगी आगे वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई कॉन्टिनेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। अब किसी भी कॉन्टिनेंट का क्या होता है, 3 पार्ट्स होता है। एक तो उसका क्या होता है, ईस्ट पार्ट होता है, दूसरा उसका मिड पार्ट होता है, तीसरा उसका वेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, ईस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी ये हमारे महाद्वीप का क्या हो गया, पूर्वी भाग हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा भाग हो जाता है, ये हमारा मिड पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट हो जाता है, यानी हमारे महाद्वीपों का मध्य भाग ये कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका हो जाता है वेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो हमारे अधिकांश मरुस्थल होते हैं वह हमारे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर देना होगा, यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि मैम यहाँ पे ना हमारा क्या है, पानी है, यहाँ पे क्या है आपका समंदर है, कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में क्या है, समंदर है, और हमारे कॉन्टिनेंट के इधर भी क्या है, आपका समंदर है। तो आप सबको पता है कि जो हमारी व्यापारिक पवनों का डायरेक्शन होता है वह कैसे होता है, तो मैम यह हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए अब हमारे पूर्व ये वाला भाग हो गया, पश्चिम ये वाला भाग हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारी व्यापारिक पवन क्या करती है, यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, ठीक है। यहाँ से जब चल रही है तो यह सागर से क्या कर ले रही है, आर्द्रता को ग्रहण कर ले रही है। अब यह आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है और जैसे हमारे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पहुंचती है, यहाँ पे क्या करती है, तो मूसलाधार वर्षा कराती है। यहाँ पर क्या करती है, मूसलाधार वर्षा कराती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये हमारी जो विंड है ये आगे की तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो यह क्या करती है, अपना आर्द्रता क्या करती है, खोते जाती है। क्यों, क्योंकि यह हमारे महासागरों से क्या हो रही है, दूर आते जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे यह महासागर से दूर जाएगी तो यह अपना आर्द्रता खोते जाएगी। तो सबसे ज्यादा मूसलाधार वर्षा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में कराएगी, फिर थोड़ा सा वर्षा कहाँ कराएगी, महाद्वीपों के मध्य भाग में कराएगी, ठीक है। फिर बहुत कम या बहुत कम नहीं, यहाँ पे हमारे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में यह वर्षा कराती ही नहीं है, जिस कारण क्या होता है, तो मैम यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्या बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है, यानी क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे यह आर्द्रता को खो देती है और जिस कारण वर्षा नहीं होता है। लेकिन मैम हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका डेंस फॉरेस्ट बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूसलाधार वर्षा कराती है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट बन गया यानी जंगल। लेकिन हम लोग मिड पार्ट में क्या देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वर्षा होता है, तो जहां पर भी थोड़ा सा वर्षा होगा वहां पे किस चीज का डेवलप होगा, तो ग्रास लैंड का यानी घासों का विकास होगा, ठीक है। तो इसके बीच पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ग्रास लैंड का डेवलपमेंट होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारी व्यापारिक पौने होती है वह सामान्यतः वर्षा तो नहीं कराती है, लेकिन हमने आपको फैक्ट क्या बताया कि जब यह क्या करती है, किसी ओशियन को पार करती है तो यह ओशियन से आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है और आर्द्रता ग्रहण करके यह हमारे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मूसलाधार वर्षा कराती है। लेकिन जैसे जैसे ओशियन से दूर जाती है यह आर्द्रता को खोते जाती है और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से आर्द्रता को खो देती है, और जिस कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होता है और वहां पे मरुस्थल का निर्माण होता है। और ये सारी मैंने आपको बातें बता दिया, ठीक है। तो अब हमने जो बातें आपको बताया उसे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि यह सामान्यतः वर्षा नहीं कराती है, परंतु जब कभी यह किसी ओशियन को पार करती है तो यहां से लिखना है, तो क्या करती है मैम, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है
तथा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में क्या कराती है, मूसलाधार वर्षा कराती है, ठीक है। तथा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मूसलाधार वर्षा कराती है, ठीक है। जो मैंने बातें आपको बताया वो लिख के आपको नोट्स बनवा दे रही हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मूसलाधार वर्षा कराती है तथा पश्चिमी भाग में जाते जाते यह अपना आर्द्रता खो देती है तथा पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कराती है। अतः पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करा पाती है, ठीक है। वर्षा नहीं करा पाती है, जिस कारण महाद्वीपों के आपके पश्चिमी भाग में क्या होता है, तो डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, जिस कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी मरुस्थल का निर्माण होता है, डेजर्ट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है व्यापारिक पवनों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने बता दिया और जो भी बातें महत्वपूर्ण थी उसे भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब व्यापारिक पवनों के डायरेक्शन को देखना है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन कैसे होता है और साउथ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इसके डायरेक्शन को देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो हमें ऐसे करना होगा, ये नॉर्थ साउथ लिखना होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, इधर वाले को वेस्ट और इधर वाले को ईस्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि जो हमारी व्यापारिक पवनें होती है उनका जो डायरेक्शन है वह हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है और आपके साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में इनके डायरेक्शन को देखना है, ठीक है। तो जो हमारी व्यापारिक पवन है, देखिए अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखना है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारी व्यापारिक पवन है वह हमारे पूर्वी भागों से चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे हमारे ऐसे चलेगी, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन लिखना है नॉर्थ ईस्ट, एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका ये डायरेक्शन हो जाता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्शन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उससे मैंने आपको बता दिया। अब सदर्न हेमिस्फीयर में देखना है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग देखते हैं कि ऐसे हमारी क्या होती है, हमारी व्यापारिक पवन चलती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन कैसे हो गया, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो गया, तो इसके सदर्न हेमिस्फीयर का डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन को भी आपको याद रखना है अच्छे से ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी गलती ना करके आ जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया है पहला विंड, जो कि क्या था, आपका ट्रेड विंड था, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और आपने भी कंप्लीट कर लिया मेरे साथ में। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे विंड पे। दूसरा विंड हमारा कौन सा आ जाता है, पछुआ पवन, यानी वेस्टर्लीज विंड। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पछुआ पवन, पछुआ पवन। अब उसी की तरह हमें इसका भी क्या करना है, डायरेक्शन को देखना है और अक्षांश को देखना है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं वेस्टर्लीज विंड, ठीक है, वेस्टर्लीज विंड। अब इसके बारे में हमें अच्छे से और बहुत प्यार से क्या करना है,
समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन देखेंगे कि मैम इसका डायरेक्शन हमें कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसके डायरेक्शन को हमें देखना है, तो उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी 0 से मतलब कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा एक क्या आ जाता है, एक आ जाता है आपका उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, जो कि आपको पता है, ठीक है। 25 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाया जाता है हमारा उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। नीचे भी बनाएंगे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी 25 से 35 डिग्री साउथ, ठीक है। थोड़ा सा जाके पीछे क्लास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि मैम हमारा पाया जाता है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, जो कि हमारे 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, और नीचे भी पाया जाएगा आपका उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। तो अब इसके डायरेक्शन को देखना है कि जो हमारी पछुआ पवनें होती है इनका डायरेक्शन क्या होता है, उसी डायरेक्शन को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो देखिए जो हमारी पछुआ पवनें होती है यह क्या करती है, आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है। पछुआ मतलब इसके नाम में ही इसके डायरेक्शन का नाम छिपा है, पछुआ मतलब पश्चिम से, ठीक है। तो यह आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और आपके उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन हमने पीछे क्या देखा था, पीछे क्या देखा था, क्या देखा था कि मैम यह तो हमारे पीछे हमने क्या देखा था कि यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकल तो रही है, लेकिन यह विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर आ रही है, यानी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं भाई, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकल तो रही है, लेकिन यह कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है वैसे ही आपको नीचे भी बनाना है, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पछुआ पवनों का डायरेक्शन। तो अब इसे हमें क्या करना है, लिखना है, इसका नोट्स बनाना है कि यह हमारे कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मैम यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और आपके उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है तथा उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तथा उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। अब हमने तो इसके अक्षांश को जान लिया कि किन अक्षांशों के मध्य में प्रवाहित होती है, यानी 25 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य में हम लोग देखते हैं हमारी कौन सी पवन चलती है, पछुआ पवन चलती है, ठीक है। अब इसके हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। तो अगर इसके डायरेक्शन पे आते हैं तो डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखना है कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अब इसके बारे में अब हम लोग इसकी विशेषता को जानने वाले। इसकी विशेषता क्या होती है, जैसे हमने व्यापारिक पवन की विशेषता को जाना था उसी तरह हमें पछुआ पवन की विशेषता को जानना है, ठीक है। तो इसके बारे में जो विशेषता है उसे मैं पहले लिख रही हूँ, फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए इसकी जो विशेषता होती है यह होती है कि यह नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, अत्यधिक विकराल रूप धारण कर लेता है। जिसका कारण क्या है कि साउथ हेमिस्फीयर में क्या देखते हैं कि हमारे लैंड की कमी पाई जाती है। जैसे 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 यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अपना इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
है कि हमारे जितने भी मैम हमारे ओशियन पाए जाते हैं, यानी हमारे जितने भी क्या पाए जाते हैं, सॉरी, जो आपके कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं वो हमारे ऊपर पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको इमेज में खुद दिखा रही हूँ, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे हमारा ग्रीनलैंड है और यहाँ पे हमारा अफ्रीका है और यहाँ से हमारा इंडिया है। देन ये सब हमारा, ये हमारा यूरोप हो गया, ठीक है। ये हमारा यूरोप हो गया। यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हम लोग क्या देखते हैं, अंटार्कटिका को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो आपको पता है ना कि यहाँ से हमारी विषुवत रेखा जा रही है, जो कि क्या कर रही है, जो कि क्या कर रही है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, जो हमारा लैंड पार्ट है, यानी जो हमारा पानी वाला भाग है, सॉरी, जो आपका भूमि वाला भाग है, वह क्या हो रहा है, कम दिख रहा है। और सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग देख रहे हैं कि जो जल है, यानी जो पानी है, वह क्या है, ज्यादा है। तो यही कारण है कि जो हमारी पछुआ पवने होती है, वो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में क्या होती है, आपके साउथ हेमिस्फीयर में क्या होती है, अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ऐसे होगा, ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। लेकिन जैसे ही हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में आती है, तो यह क्या करती है, विकराल रूप धारण कर लेती है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में इसको लैंड मिल ही नहीं रहा है, जो कि इसके लिए अवरोध का काम करे। सदर्न हेमिस्फीयर में केवल क्या है, तो पानी ही पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी है केवल, तो इसको तो एकदम अच्छा है। पानी को, जो पानी होता है वो हवाओं के लिए अवरोध का काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जमीन होता है, वो हमारे हवाओं के लिए क्या करता है, अवरोध के रूप में, यानी हिंड्रेंस के रूप में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो जो मैंने आपको बातें बताया उसे लिख लेते हैं। तो देखिए, इसे लिखना है कि यह नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में, यह सॉरी, यह नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में, नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में साउथ हेमिस्फीयर में अत्यधिक विकराल रूप धारण कर लेती है, ठीक है। मैं अत्यधिक विकराल रूप धारण कर लेती है, ठीक है। अब जैसे होता है क्या है ना, कि हम लोग भी जैसे घर पे होते हैं तो नॉर्मल रहते हैं, तो सब लोग अच्छे नामों से, जो हमारा नाम होता है उससे पुकारते हैं। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, तो लोग जो हमारा कुछ और नाम होता है उसके नामों से बोल के और हमें हमें भला बुरा बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे जो हमारी पछुआ पवने होती है, आपके क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्मल रूप में, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। लेकिन जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में जा रही है, तो वो क्या करती है, विकराल रूप धारण कर लेती है। जिस कारण हम लोग क्या करते हैं, इसे अलग अलग अक्षांशों पे क्या करते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे 40 डिग्री पर गरजता 40, 50 डिग्री पर भयंकर 50, 60 डिग्री पर चिखता 60। इन तीनों को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा इसे। तो पहले लिख लेना है यहाँ पर कि जो हमने आपको बताया कि यह नॉर्थ हेमिस्फीयर की तुलना में साउथ हेमिस्फीयर में अत्यधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। जिसका कारण क्या है, ठीक है, जिसका कारण है सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड की कमी, यानी भूमि की कमी, ठीक है। लैंड यानी भूमि की कमी, जो कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है, भूमि की कमी। अतः साउथ हेमिस्फीयर में क्या करते हैं, इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा सदर्न हेमिस्फीयर में विकराल रूप के कारण इसे क्या करते हैं, तो मैम अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है, उन नामों को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे 40 डिग्री पर क्या बोलते हैं, 40 डिग्री पर गरजता 40, ठीक है। और 50 डिग्री पर क्या बोलते हैं,
50 डिग्री पर बोलते हैं भयंकर पचासा, भयंकर, ठीक है, भयंकर पचासा, भयंकर पचासा, ठीक है। और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या बोलते हैं, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री अक्षांश पर क्या बोलते हैं, तो चिकता साठा, ठीक है, 60 डिग्री पर क्या बोलते हैं, चिकता, चिकता साठा, ठीक है। तो जो भी आपकी बातें थी, नोट्स आपके पछुआ पवन के बारे में, उसको मैंने एक ही स्लाइड पे कर दिया है कंप्लीट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, तो हमने क्या कहा पछुआ पवन के बारे में कि मैम यह क्या होती है, तो सबसे पहले तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि हम लोग इमेज में देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमने क्या कहा कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जो कि ये हमारा पश्चिम हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है। हमने देखा कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, जिस कारण ही तो इसे पछुआ पवन बोला गया। फिर हमने बोला कि यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तुलना में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है, अधिक विकराल रूप को धारण कर लेती है, जिसका कारण क्या है कि साउथ हेमिस्फीयर में लैंड का जो पार्ट है वह कम है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैंड का पार्ट है वो ज्यादा है। और जो चूंकि जो हमारे जमीन होते हैं वो हमारे हवाओं के लिए अवरोध का काम करते हैं, ठीक है। जैसे इतने सारे बिल्डिंग्स है तो वो क्या करेंगे, हवाओं के स्पीड को कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल पानी ही पानी है, तो पानी तो कोई अवरोध के लिए जाना नहीं जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गया, जिस कारण क्या करते हैं साउथ हेमिस्फीयर में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग अक्षांशों पे। तो 40 डिग्री पर गरिश्ता चालीसा, 50 डिग्री पर भयंकर पचासा और 60 डिग्री पर चिकता साठा बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है कौन सा विंड, तो अब आता है आपका पूर्वा पवन। पूर्वा पवन और व्यापारिक पवन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं पाया जाता है, बस इसका जो क्षेत्र होता है वो इससे क्या होता है, भिन्न होता है। तो थोड़ा सा इसके एरिया को देख लेते हैं कि यह किस क्षेत्र में प्रवाहित होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेगा पूर्वा पवन, पूर्वा पवन, पूर्वा पवन यानी ईस्टर्लीज विंड, इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज विंड, ईस्टर्लीज विंड। ये विंड कैसे हो गया भाई, विंड, ठीक है, विंड। तो इसको क्या करना है, इसके थोड़ा सा एरिया को देखना है कि यह किस क्षेत्र में क्या होता है, आपका प्रवाहित होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पूर्वा पवनें होती है और जो व्यापारिक पवनें होती है दोनों की सेम कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, यानी गुण पाए जाते हैं, बस इसका एरिया क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखिए एरिया को देखना है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, मेरे साथ याद करते चलना है। और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, और यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, और यहाँ पे हमारा हो जाता है ध्रुवीय उच्च, यानी 90 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उच्च बोलते हैं, और 90 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उच्च बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेना है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। तो जो बातें मैंने आपको ऊपर बताया है वही बातें, ये हो जाता है आपको उपोष्ण उच्च दाब की पेटी और ये उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। थोड़ा सा अक्षांशों का नाम लिख देते ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। 25 से 35 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। 55 से 65 डिग्री आपका साउथ हो गया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया 25 से 35 डिग्री नॉर्थ, और ये हो जाता है हमारा 55 से 65 डिग्री आपका नॉर्थ। अब अक्षांशों का नाम तो पता चल गया ना, मतलब इन अक्षांशों पे कौन सी हमारे प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं, ये आपको हम उम्मीद करते हैं कि पता होगा, इतना हम बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये जो हमारा पूर्वा पवन है इससे हम लोग पोलर विंड भी बोलते हैं, यानी ध्रुवीय पवन भी बोलते हैं। ध्रुवीय पवन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि यह कैसे चलती है, इसका डायरेक्शन हमें थोड़ा सा देखना है। तो देखिए यह क्या करती है, आपके ध्रुवीय उच्च से क्या करती है, निकलती है, यानी ऐसे बोल सकते हैं ध्रुवों से निकलती है, और आपके उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और हम लोग इसका डायरेक्शन देख सकते हैं कैसा है, तो मैम पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी व्यापारिक पवन में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फिर नीचे भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, आपका उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी से निकलेगा और आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी की ओर क्या होगा, प्रवाहित होगा।
का। तो ये हो जाता है आपके हवाओं का डायरेक्शन, यानी पूर्वा पवन का जो डायरेक्शन होता है उसे भी हमने देख लिया। तो अब इसे लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको इतना आइडिया मिल गया होगा कि इसको हम लोग लिखेंगे मैम कैसे, कैसे लिखेंगे। तो उपोष्ण सॉरी उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी से निकल रही है, सॉरी 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 देखो फिर से, यह ध्रुवीय उच्च से निकल रही है और उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि यह ध्रुवीय उच्च से ध्रुवीय उच्च से निकलती है और किधर प्रवाहित होती है, ऐसे हम कर दे रहे हैं, किधर को जाती है, तो आपके उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर जाती है। ठीक है, उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसका ये हमने सारी बातें बता दिया कि इसकी जो विशेषता होती है वो बिल्कुल व्यापारिक पवनों की तरह ही होती है। तो जो आपका पहला विंड था, जो कि क्या था आपका परमानेंट विंड था, उसे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब लोकल विंड को बस थोड़ा सा इनका नाम देख लेते हैं और किन क्षेत्रों में प्रवाहित होता है और इनकी विशेषता क्या होती है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, लोकल विंड। लोकल विंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थानीय पवन। लोकल विंड यानी स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। लोकल का मतलब क्या होता है कि हम लोग वहीं के अस्थायी रूप से हैं। ठीक है, तो इसे क्या करना है, अब थोड़ा सा हमें देखना है। तो हमने क्या कहा कि जो आपके लोकल विंड होते हैं यह भी कितने तरह के होते हैं, तो मैम ये भी हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं, एक तो आपका वार्म होता है और एक क्या होता है आपका कोल्ड होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है वार्म, वार्म, और दूसरा क्या होता है आपका कोल्ड, यानी ठंडा, कोल्ड। ठीक है, ठंडा। तो जो हमारे गर्म स्थानीय पौने होते हैं उनको क्या करना है, हमें देखना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या, वार्म, 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 वार्म लोकल विंड, वार्म लोकल विंड। अब वार्म लोकल विंड में जो हमारा पहला लोकल विंड आता है उससे बहुत थोड़ा अच्छे से समझना है, जिसका नाम क्या है, चिनूक। पहला नाम क्या है इसका, चिनूक है। थोड़ा सा कलर में ये जो है थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, चिनूक, चिनूक। हमने आपको बताया ना कि जो हमारे स्थानीय पवन होते हैं, सॉरी जो अस्थाई पवन होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि ऐसे पवन जिनका जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो हमें कुछ ही क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। जैसे चिनूक हो गया तो आपके रॉकी पर्वत के कुछ ही भागों पर हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये नहीं कि चिनूक जो है ना इसका प्रभाव हमें भारत के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, नहीं, नाम से ही पता चल रहा है स्थानीय, यानी वहां के स्थानीय जगहों पर ही क्या होता है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे लू हो गया तो लू का प्रभाव केवल बिहार के कुछ मतलब बिहार में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे साउथ में चले जाएंगे तो लू देखने को नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको लिखना है कि यह रॉकी पर्वत के क्या होती है, तो आपके पूर्वी ढलानों पर चलती है और इसकी विशेषता को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलती है, पूर्वी ढलानों पर चलती है। ठीक है, और इससे क्या बोला जाता है, इसे हीट ब्रेकर बोला जाता है। हीट ब्रेकर का मतलब क्या हो गया, सॉरी हीट नहीं आइस ब्रेकर बोला जाता है, सॉरी। इसे ऐसे लिखेगा, इसे आइस ब्रेकर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी बता रहे हैं। ठीक है,
क्यों बोला जाता है? इसे आइस ब्रेकर बोला जाता है। और यह क्या करता है, यह चारागाह के रास्ते को क्या करता है, खोल देता है। जो भी मैं बातें लिखवा रही हूँ आपको समझाऊंगी, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। यह चारागाह, यानी जो हमारे मवेशियों को चराने वाले लोग होते हैं उनको चारागाह बोलते हैं, ठीक है। यह चारागाह के रास्ते को खोल देता है। मतलब क्या हो गया मैम, थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए होता क्या है, आप सबको पता है कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, एक मिनट, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट हो जाता है, ये तो हमारा साउथ अमेरिका वाला हो गया, और यहाँ से हमारा ये हो जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या है, रॉकी पर्वत है। यहाँ पे क्या है आपका, रॉकी पर्वत है, ठीक है। तो ये जो आपको नॉर्थ अमेरिका वाला भाग दिख रहा है ना, आपको क्या दिख रहा है कि मैम यहाँ से हमारी जाती है विषुवत रेखा, यहाँ से जाती है हमारी विषुवत रेखा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यह हमारी विषुवत रेखा से क्या है, काफी ज्यादा ऊंचा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ज्यादातर क्या होता है, बर्फ जमा रहता है। मतलब साल में अधिकांश दिनों में क्या होता है कि बर्फ ही जमा रहता है। पहाड़ों पे तो और बर्फ जमा रहता है ऊंचाई के कारण, ठीक है। तो ये जो हमारा चिनूक होता है ना, यह कहाँ चलता है, तो आपके रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलता है। तो जैसे रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलता है तो यह क्या करता है, यह गर्म हवा है, और रॉकी पर्वत पे क्या रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो यह जैसे ही जाता है सारे बर्फ क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं, आइस ब्रेकर बोलते हैं। और जैसे आइस, मतलब जितने भी हमारे, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा कोई क्या हो जाता है, ग्रास हो जाता है। मान लो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका कोई ग्रास हो गया, मान लो ये हमारा कोई ग्रास हो गया, ठीक है। और इस ग्रास पे हम लोग क्या देखते हैं मैम, इस ग्रास पे हम लोग क्या देखते हैं कि इस पे क्या है, आपका बर्फ जमा है। इस ग्रास पे हम लोग क्या देखते हैं कि इस पे क्या है, बर्फ जमा है। इस पे क्या है, बर्फ जमा है। तो जब इस ग्रास पे क्या है, बर्फ जमा है, तो जो भी हमारे पशुएं हैं इन घासों को क्या कर सकती है, वो खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, बर्फ जम गया है। लेकिन जैसे हमारा चिनुक क्या होता है, इस रीजन में आता है, तो सबसे पहले तो बर्फ को पिघला देता है, जिस कारण आइस ब्रेकर बोलते हैं। दूसरा क्या करता है कि जैसे इन घासों से बर्फ पिघल जाता है तो ये घास क्या हो जाते हैं, अब ये घास क्या हो जाएंगे, छुट्टे हो जाएंगे। मतलब अब इन घासों का क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे रूप हो जाएगा। अब इन घासों को क्या करेंगी, जो हमारी पशुएं होंगी वो आराम से क्या कर लेंगी, इन घासों को खा लेगी। तो इसलिए यह क्या करता है, चारागाह के रास्ते को क्या करता है, खोल देता है। यानी जब घासों पर से बर्फ हट जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो अपने पशुओं को पालते हैं यहाँ पे लाते हैं और उनको चराने के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही आपसे बोला गया है। अब हमने इसका क्या एक विशेषता बताया कि यह क्या होता है, तो आपके रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर चलता है। अब पश्चिमी ढलानों पर क्यों नहीं चलता है, उसे थोड़ा सा समझना है। तो देख ले यहाँ पे हमारा क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये रॉकी पर्वत हो गया, ठीक है। ये रॉकी पर्वत का क्या हो गया, पश्चिमी ढलान हो गया, ठीक है, पश्चिमी ढलान हो गया। ये इसका पूर्वी ढलान हो गया। तो यहाँ पे रॉकी पर्वत के पश्चिमी भाग में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका पैसिफिक ओशियन है। सबको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप याद आ रहा है ना, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ठीक है मैम, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमारी कोई हवा चलती है, पैसिफिक ओशियन से आर्द्रता को ग्रहण करती है, और जैसे जैसे ऊपर जाती है तो मैम क्या करती है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी, और हमारे रॉकी पर्वत के पश्चिमी भाग में बहुत मूसलाधार वर्षा कराएगी। लेकिन अब यह पवन क्या करती है, वर्षा करा के फिर यह नीचे की तरफ आती है। तो जैसे जैसे पवन नीचे की तरफ आती है तो पवन गर्म होते जाती है, और गर्म हवा क्या कराती है, जब नीचे की तरफ आती है तो वर्षा नहीं कराती, क्योंकि जब हवा ऊपर जाती है फिर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, तभी वर्षा होता है, ठीक है। लेकिन यह नीचे आती है तो गर्म हो जाती है, जिस कारण यह क्या करती है, वर्षा नहीं कराती है, और इसी को क्या बोलते हैं, चिनुक बोलते हैं। यही क्या कहलाती है, चिनुक। और ये हमारा पर्वत कौन सा हो जाता है मैम, रॉकी माउंटेन हो जाता है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गया। जो पहला हमारा क्या है, आपका स्थानीय पवन है, उसमें से हमने चिनुक को देखा, जो कि चिनुक के बारे में जो भी विशेषता थी मैंने उससे बता दिया, और उसकी विशेषताओं को मैंने इमेज से समझा भी दिया। अब हम लोग दूसरे विंड पे आते हैं, जिसका नाम क्या है, सिरोको। दूसरे का क्या नाम है, सिरोको।
सिरोको, इसका नाम आपके एनडीए एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए यह कहाँ से कहाँ चलती है, पहले इसे देखना है। यह सहारा से चलती है, सहारा टू इटली, इटली, ठीक है। अब यह क्या करती है, आपकी ब्लडी रेन कराती है। ब्लडी रेन का मतलब खून का वर्षा नहीं, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। यह क्या करती है, तो आपकी ब्लडी रेन कराती है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसे समझना है कि ब्लडी रेन क्यों कराती है भाई, थोड़ा सा लॉजिक को समझना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या पड़ जाता है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ जाता है, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। और ऊपर में हम लोग क्या देखते हैं कि मैम हमारा यहाँ पे ना कुछ आपका इटली पड़ जाता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, बीच में क्या पड़ जाता है, तो आपका पड़ जाता है मेडिटेरेनियन सी पड़ जाता है। बीच में क्या पड़ जाता है, तो मेडिटेरियन सी पड़ जाता है। जहां पर क्या भरा होता है, तो जहां पर भरा है पानी, पानी भरा है। और यहाँ पे आपको पता है कि मैम इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इस रीजन में हमें सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है, ठीक है। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट में पाया क्या जाता है, तो आपका पाया जाता है रेत, रेत बालू, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे हमारी जो सिरोको विंड है, यह क्या करती है, आपके सहारा मरुस्थल से कहाँ जाती है, कहाँ को जाती है भाई, तो सहारा मरुस्थल से जैसे यह कहाँ जाती है, इटली की ओर जाती है। तो यह जैसे सहारा से इटली की ओर जाती है, तो सहारा मरुस्थल से ये थोड़ा सा रेत को लेके जाएगी। अब जैसे यहाँ से रेत को जाती है लेके, फिर इसको बीच में आर्द्रता यानी पानी मिल जाता है मेडिटेरियन सी से। और यही जो हमारी रेत की लाल लाल बूंदे होती हैं, इन्हीं का वर्षा हमारे इटली में कराती है। और उसी को क्या बोलते हैं, ब्लडी रेन बोलते हैं। ब्लडी का मतलब खून का वर्षा नहीं होता है, क्या होता है, तो जो हमारी रेतें होती हैं, जो कि हमारी जो सिरोको विंड होती है, आपके सहारा मरुस्थल से उठा के लेके जाती है और यहाँ पे वर्षा करा देती है। उसी कारण क्या होता है, आपका ब्लडी रेन होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिरोको, दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा आपका है, तीसरा जो गर्म विंड आ जाता है स्थानीय पवन में, वो क्या आ जाता है, आपका आ जाता है फॉन। फॉन कहाँ चलता है, तो यह हमारे स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पे चलता है। और ये जो हमारा फॉन होता है, यह अंगूर की खेती के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि अंगूरों को पकने के लिए थोड़ा सा गर्मी चाहिए होता है, जो कि ये जो हमारी फॉन विंड है, वो उसके गर्मी को मतलब पूरा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा आल्प्स पर्वत के, आल्प्स पर्वत। और हमारा देश कौन सा हो जाता है, तो मैम देश हो जाता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा घूमने वाला देश है, जाके घूमिएगा एक बार, मौका मिलेगा तो, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ठीक है। और हमारा आल्प्स पर्वत पर चलता है स्विट्जरलैंड में। और यह क्या होता है, तो आपके अंगूर की खेती के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अंगूर की खेती के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंगूरों को पकने के लिए क्या होना चाहिए, गर्म हवा यानी टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, ठीक है। जो कि हमारा फॉन क्या करता है, इसकी पूर्ति कर देता है। अब हम लोग तीसरे विंड पे आते हैं। तीसरा कौन सा हो जाता है, आपका खमशिन हो जाता है, खमशिन। अब इनके नाम को बस जाना है, ठीक है। खमसिन कहाँ चलता है, तो आपके इजिप्ट में चलता है, इजिप्ट में चलता है, ठीक है। फिर खमसिन के बाद हमारा क्या आता है मैम, खमसिन के बाद हमारा 4 नंबर पे आता है हबूब। हबूब, हबूब कहाँ चलता है, तो आपके सूडान में चलता है। इनके नाम को बस याद रखना है, हबूब आपके सूडान में चलता है। फिर आ जाता है हमारा 5वें नंबर पे हर्मटन, हरमटन, ठीक है। हर्मटन कहाँ चलता है, तो आपके गिनी में चलता है, जिसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा 6ठे नंबर पे ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर कहाँ चलता है मैम, जो हमारा ब्लैक रोलर है ना, यह हमारे नॉर्थ अमेरिका में चलता है, जो कि क्या है, एक तरह का गर्म विंड है। ब्लैक रोलर, खमसिन इजिप्ट, हर्मटन गिनी, ये जो 5-6 नाम है ना, इनको थोड़ा सा याद रखना है। ये जो 6 नाम है बस इसी को याद रखना है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है आपका गर्म स्थानीय पवन। ठंड स्थानीय पवन में एक तो हमें याद रखना है आपका, यहीं पे लिख दे रहे, ठीक है, कोल्ड लोकल विंड। कोल्ड लोकल विंड में एक आपका याद रख लीजिएगा मिस्ट्रल, मिस्ट्रल पूछा जाता है, ठीक है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कहाँ चलता है, तो आपके स्पेन और फ्रांस में चलता है, ठीक है। स्पेन,
स्पेन प्लस फ्रांस में चलता है, फ्रांस में चलता है। एक आपका पूछा जाता है बोरा, बोरा यानी इटली में चलता है, ठीक है। बोरा कहाँ चलता है, तो मैम ये हमारे इटली में चलता है, इटली में चलता है, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्रल, बोरा। अब आपके गर्म हवा में हमने आपको 6 नाम बताया, उसको याद रखना है। तो ये जो आपका विंड है, जो कि कौन है, परमानेंट और लोकल, यानी सरफेस विंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपके सीजनल विंड और आपके अपर एयर वेस्टर्लीज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और जो भी आपके टॉपिक्स थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया। जो आपके प्री में क्वेश्चन बन सकते थे, जो आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकते थे, सारे को मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।